अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे और बहुत बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम पाकिस्तान नेवी सेलर अल्फ़ा 2025 के बारे में बात करने वाले हैं। इसके इंटरव्यू की तमाम प्रिपरेशन करेंगे, जौन जौन से इंपॉर्टेंट सवालात हैं वो सारे प्रिपेयर करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि आपकी सारी की सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो सकें। और एक और बात मैंने बताई थी, अगर आप लोगों को इंटरव्यू में जो ड्रेसिंग रखनी है उसके हवाले से कोई आइडिया नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट हमारी मौजूद है, वो विज़िट कर सकते हैं लाजमी से। आपको प्लेलिस्ट से अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको क्या ड्रेसिंग रखनी है ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू। सो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फ़िज़िक्स के कुछ अहम तरीन सवालों को देख लेते हैं, उसके बाद बाकी सब्जेक्ट्स पर देखेंगे। तो सबसे पहला सवाल है स्टेट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का फर्स्ट लॉ बताना है मोशन का। तो पहला लॉ है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट एन ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज़ है, अगर हमने उसको एक ज़मीन पर रखा हुआ है तो अगर उसके ऊपर कोई ताकत नहीं लग रही, कोई फोर्स नहीं लग रही, तब तक वो अपनी जगह से हिलेगी नहीं। अगर हम कोई पेंसिल को रखें और उसको बिल्कुल हिलाएं जुलाएं भी ना, कुछ भी ना करें, उसके ऊपर कोई ताकत ना लगाएं, तो वो अपनी जगह पे ही पड़ी रहेगी। तो ये पहला लॉ है न्यूटन का। सेकंड लॉ, स्टेट सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ क्या होता है? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अच्छा, जो न्यूटन का सेकंड लॉ है वो बोलता है किसी भी बॉडी, अगर कोई बॉडी चल रही है, जो उसकी एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फोर्स के एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी मास के। यानी कि जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगी? फोर्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी वो मास से होगी। ठीक है, ये सेकंड लॉ था। अब हम थर्ड लॉ देख लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट, व्हाट इज स्टेट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है न्यूटन का? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट द एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर हम उसके ऊपर कोई एक्शन दे रहे हैं तो उसका रिएक्शन लाजमी होगा। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक बॉल है, जब आप बॉल को दीवार में मारेंगे तो वो दीवार में जो मार रहे हैं वो आपका एक्शन होगा, लेकिन जो दीवार आपकी तरफ उसको वापस से बाउंस बैक करेगी वो दीवार, उसका बॉल का रिएक्शन होगा। तो हर चीज़ पे कोई भी अगर हम एक्शन करें उसका लाजमी रिएक्शन होता है। ये थर्ड लॉ। उसके बाद फोर्थ सवाल है, व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? v इज इक्वल्स टू डी अपॉन टी। डी यहाँ पर डिस्टेंस को शो कर रहा है, तो डी की जगह एस भी हो सकता है, एस भी डिस्टेंस को शो करता है, और जो टी है वो टाइम को। तो v इज इक्वल्स टू डी अपॉन टी। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला होता है? तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन टी। अच्छा, इस ओनली वी भी हो सकता है, वी अपॉन टी। वी वेलोसिटी को बोलते हैं और नीचे डी टी जो है टाइम को। तो एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर मोमेंटम। मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है? मोमेंटम को हम पी से शो करते हैं और पी इज इक्वल्स टू एम वी, यानी मोमेंटम किसके बराबर होता है? मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। सेवेंथ देख लेते हैं, व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर वर्क। वर्क का फार्मूला क्या होता है? तो वर्क का फार्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, यानी कि एफ मल्टीप्लाई डी। उसके बाद 8 देख लेते हैं, व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हमारे पास हाफ एम वी स्क्वेयर। एंड लास्ट देख लेते हैं 9th वाला, व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी पर। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बराबर होगा पी ई इज इक्वल्स टू एम जी एच, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगा? एम जी एच। एम यहाँ पर मास को शो करता है, जी यहाँ पर ग्रेविटी को शो करता है, एंड लास्टली एच यहाँ पर हाइट को शो करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं 10, व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर पावर। पावर का फार्मूला क्या होता है? पी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन टी। पावर का फार्मूला होता है पी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन टी, यानी कि डब्ल्यू मीन्स वेट एंड लास्टली टी मीन्स टाइम। और उसके बाद 11 देख लेते हैं, व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला क्या होता है? फोर्स का तो पता है हमें, एफ इज इक्वल्स टू एम में न्यूटन ने बताया था, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है उसका क्या फार्मूला होता है? तो एफ इज इक्वल्स टू जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वेयर। ठीक है, जी ग्रेविटी को बोलते हैं यहाँ पर, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है इधर, और एम मास होता है, M1 मास होता है, M2 भी मास होता है, और आर जो है रेडियस होता है। नेक्स्ट 12 देख लेते हैं, व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर का फार्मूला क्या होता है? पी इज इक्वल्स टू आई वी। आई जो है यहाँ पर करंट को शो करता है, एंड लास्टली वी यहाँ पर वोल्टेज को शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज़ नाउन। नाउन क्या होती है? अ नाउन इज़ अ वर्ड दैट आइडेंटिफाइज अ पर्सन, एनिमल, प्लेस, ऑब्जेक्ट, फीलिंग और आइडिया। यानी कि नाउन क्या होता है कि किसी भी चीज़ को, पर्सन को, किसी इंसान को, किसी एनिमल को, किसी जानवर को, किसी जगह को, किसी चीज़ को, किसी भी फीलिंग को या किसी ख्याल को एक्सप्रेस करने को बोलते हैं नाउन। ठीक है, तो एग्जांपल यहाँ पर जैसे पर्सन है, कायदे आज़म एक पर्सन है, लॉइन एक एनिमल है, पाकिस्तान एक जगह है, तो ये सारी चीज़ें नाउन है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 2 देख लेते हैं, हाउ डू प्रेपोजिशंस शो रिलेशनशिप्स बिटवीन वर्ड्स। अच्छा, प्रेपोजिशन जो है
किस तरीके से वर्ड के दरमियान जो है अपना रिलेशन, अपना रिश्ता बनाते हैं। तो prepositions शो रिलेशनशिप्स बिटवीन वर्ड्स बाय इंडिकेटिंग टाइम, प्लेस, डायरेक्शन और कनेक्शन। यानी कि preposition क्या देखते हैं, प्रपोजिशन वर्ड्स के अंदर कैसे आते हैं, रिश्ता बनाते हैं। टाइम की मदद से बना सकते हैं, प्लेस जगह की मदद से बना सकते हैं, किसी डायरेक्शन की मदद से बना सकते हैं और किसी कनेक्शन की मदद से बना सकते हैं। अब ऑन द टेबल ये एक हमें जगह बताई हुई है कि टेबल के ऊपर। अब ऑन जो है ये हमारे पास प्रपोजिशन। एट नून जो है ये हमारे पास एक टाइम की मदद से बताया हुआ है। नून मेरे ख्याल से उसको बोलते हैं दोपहर को बोलते हैं, और एट जो है वो इधर यहाँ पर प्रपोजिशन है जो कि टाइम की हेल्प से बता रहे। टाइम जहाँ भी होता है वहाँ पर ज़्यादातर में एट लगता है, ठीक है। तो इसी तरीके से जितने भी प्रपोजिशंस होते हैं वो टाइम, जगह, डायरेक्शन या किसी भी कनेक्शन की हेल्प से जो है प्रपोजिशंस जो हैं अपना रिलेशन बनाते हैं वर्ड्स के दरमियान। अच्छा, नेक्स्ट देख लेते हैं व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एन एडवर्ब। एडवर्ब का पर्पस क्या होता है, बेसिकली एडवर्ब किस लिए इस्तेमाल की जाती है ये पूछा गया है। द पर्पस ऑफ एन एडवर्ब इज़ टू मॉडिफाई अ वर्ब, एडजेक्टिव, another adverb or a whole sentence by adding details like how, when, where or to what degree something happens। यानी कि एडवर्ब, मैं आपको ऐसे तो आपको समझ नहीं आएगा लेकिन मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि एडवर्ब जो है ना वो ऐसा वर्ड, ऐसी चीज़ होती है, वो ऐसा कोई भी वर्ड हो सकता है, वो कोई भी एडवर्ब हो सकती है, कोई भी सेंटेंस हो सकता है। तो एडवर्ब में हम किसी भी चीज़ की खासियत, किसी भी चीज़ की डिग्री बता रहे होते हैं कि कितनी है ये। अब जैसे हाउ का मतलब क्या होता है, कैसे, कि हम ये काम कैसे कर सकते हैं। हाउ डू वी पास अवर नेवी इंटरव्यू। अब ये जो हाउ लग रहा है ना, ये यहाँ पर एडवर्ब है। ये कैसे, ये सेंटेंस में एडवर्ब है। व्हेन यू आर गोइंग फॉर योर पाक नेवी इंटरव्यू, आप कब जा रहे हैं, तो ये कब एक डिग्री है, ये हमें बताई जा रही है। वेयर आर यू गोइंग फॉर योर पाक नेवी इंटरव्यू, आप अपने पाक नेवी इंटरव्यू के लिए कहाँ जा रहे हैं। तो ये सारी जो है ना वेयर, व्हाट, व्हेन, हाउ और उसके अलावा हाउ मच जो होता है ये भी कितने की कोई चीज़ है। तो इस तरीके से जितने भी वर्ड्स होते हैं सारे एडवर्ब होते हैं, और ये किस लिए होते हैं, डिग्री बता रहे होते हैं कि कौन सी चीज़ क्या हो रही है उस वक्त, ठीक है। उसके बाद व्हाट आर कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं, कंपाउंड वर्ड्स आर फॉर्म्ड टू और मोर वर्ड्स कंबाइंड टू क्रिएट अ न्यू वर्ड। अच्छा, कंपाउंड वर्ड बड़ा ईजी है, कोई भी दो लफ्ज़ों से मिलकर एक लफ्ज़ बनता है तो वो क्या कहलाते हैं, कंपाउंड वर्ड। जैसे नोटबुक, अब नोट बोलते हैं लिखने को, NOTE नोट लिखने को बोलते हैं, और बुक बोलते हैं किताब को। तो नोटबुक यानी लिखने वाली किताब, बेसिकली कॉपी को बोलते हैं। तो नोटबुक, दो अलग अलग वर्ड्स मिल गए। सनफ्लावर, सन अलग सूरज को बोलते हैं, फ्लावर एक फूल को बोलते हैं। तो सनफ्लावर जब मिले तो एक सूरजमुखी का फूल बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से होते हैं। अच्छा स्टूडेंट, अब हम कुछ मैथमेटिक्स के सवाल देख लेते हैं। व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया, स्क्वायर का एक एरिया होता है, मतलब एक, फॉर एग्जांपल एक स्क्वायर है जिसकी चारों, स्क्वायर क्या चीज़ होती है, जिसकी चारों साइडें आपस में बराबर हो। स्क्वायर के अंदर का जो एरिया है वो कितना है, उसको पता लगाने के लिए हम कैसे पता लगाते हैं कि एरिया कितना है। तो एरिया इज इक्वल टू यूनिट्स स्क्वायर, यानी कि जितनी साइड्स होती हैं ना, अब एक साइड कितनी, 4 साइड्स होती हैं, ठीक है। तो 4 साइड्स में हमारे पास कितने होते हैं वो, मतलब एक लेंथ कितनी होती है, किसी भी एक साइड की लेंथ देख लें, उसको आप लोग क्या करेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा एरिया का, ठीक है। तो जैसे अगर आपके पास एक साइड है किसी भी स्क्वायर की 5 सेंटीमीटर, तो 5 को आप स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अच्छा, अब ये एरिया हमने किसका पढ़ा था, स्क्वायर का पढ़ा था। अब हमने किसका पढ़ना है, रेक्टेंगल का एरिया पढ़ना है। तो रेक्टेंगल की जो है दो साइड ज़्यादा चौड़ी होती है और दो साइड बराबर, यानी कि उसमें चारों साइडें बराबर नहीं होती। स्क्वायर में चारों साइडें बराबर होती है, रेक्टेंगल में दो दो साइडें बराबर होती हैं। तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है एरिया निकालने के लिए, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, यानी कि जो लेंथ होगी उसको हम ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास किसका एरिया आ जाएगा, फार्मूला आ जाएगा किसका, रेक्टेंगल का। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं थर्ड, व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल भी एक होता है, ट्रायंगल क्या चीज़ होती है, जिसके 3 कोने आते हैं, और 3 कोने वाली शेप कोई भी हो उसको हम ट्रायंगल बोलते हैं। जैसे समोसा होता है हमारे पास, उसकी 3 साइड्स होती हैं, 3 कोने होते हैं, तो वो क्या होता है हमारे पास, उसका एरिया बताना है हमें। तो ट्रायंगल का एरिया बताने के लिए जो फॉर्मूला है, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस, यानी कि हाफ होगा, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे किससे, ट्रायंगल की बेस से, और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे जो आंसर आएगा उसको किससे, हाइट से, ट्रायंगल की हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ट्रायंगल का एरिया बन जाएगा। उसके बाद व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ द सर्कल। सर्कल जो होता है, सर्कल का भी एक एरिया होता है। ये सारे एरिया के फॉर्मूलाज हैं, इसके बाद और भी फॉर्मूलाज मैं बताऊँगा।
तो एरिया का फॉर्मूला सर्कल के जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या होती है 3.142 आर रेडियस को शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। अच्छा, सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है उसका हमें यहाँ पर क्या बताना है, फॉर्मूला बताना है कि किसी भी सर्कल का हम सर्कमफेरेंस कैसे पता कर सकते हैं। तो जो सर्कमफेरेंस होता है सर्कल का वो क्या होता है 2πr, यानी कि अगर हमारे पास सर्कमफेरेंस बताना है किसी सर्कल का तो हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे पाई से। पाई का भी मैंने पिछले रेडियस में भी बताया, सर्कल के रेडियस में भी बताया था कि क्या होता है पाई 3.142 इसकी वैल्यू होती है। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे पाई से, पाई को मल्टीप्लाई करेंगे आर से। आर क्या होता है रेडियस। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ अ कोन। कोन क्या होती है, कोन जो है हमारे पास एक देखी होगी आपने आइसक्रीम वाली जो कोन होती है, बिल्कुल वही शेप क्या होती है, वो कोन की शेप होती है। अब कोन का वॉल्यूम कैसे पता करते हैं, ठीक है। तो कोन का वॉल्यूम पता करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे पाई से। पाई एज यूजुअल मैंने आपको बताया 3.142। रेडियस क्या होता है, आर क्या होता है रेडियस, रेडियस का स्क्वायर करेंगे, जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे एच से। एच क्या होता है हाइट होता है, तो पाई 3.142 रेडियस, आर जो है रेडियस, एच क्या है हाइट। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं 7, व्हाट आर दी 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री में जो है ना कुछ रेशियोज़ होते हैं वो हमें बताने हैं, ठीक है। तो रेशियोज़ कैसे पता चलेंगे हमारे पास, मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूँ। 6 होते हैं टोटल, साइन, कोसाइन, टैन, कोसेक, और उसके बाद सेक होता है, और फिर उसके बाद कॉट होता है, कोटेंजेंट, ठीक है। तो इसके सारे बताने पड़ेंगे, मैं आपको सिंपल तरीके से इसकी ट्रिक भी बताऊंगा कैसे। साइन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। साइन किसके बराबर, आपसे कुछ भी कोई एक भी पूछा जा सकता है, हो सकता है आपसे पूछ लें साइन किसके बराबर होते हैं, तो आपने क्या बोलना है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। उसके बाद कोसाइन किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और उसके बाद लास्ट में क्या होता है हमारे पास, कोसेक। कोसेक किसके बराबर होता है, कोसेकेंड हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। अच्छा, ये उलट हो जाता है, शुरू के 3 सीधे सीधे हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे याद करने, और फिर जो शुरू के 3 है ना उन्हीं को हम उलट करते जाएंगे। तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर कोसेक हो गया, सेक किसका हो गया, सेक का क्या हो गया हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और लास्टली कोटेंजेंट किसके बराबर हो गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर के, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर क्या होता है, हमारे पास सीधी लाइन होती है ट्रायंगल में, बेस हमारे पास नीचे वाली लाइन होती है जिस बेस पे ट्रायंगल खड़ा होता है, और हाइपोटेनियस हमारे पास तिरछी लाइन होती है, यानी कि टेढ़ी वाली लाइन होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं आपको इसकी ट्रिक बता देता हूँ, क्योंकि याद करना इतना आसान नहीं होता, जहन से निकल जाते हैं, रट्टे मारेंगे, ज़्यादा मुश्किलों का आसान तरीका बता देता हूँ। अब आप लोगों ने एक लाइन याद करनी है, बस लाइन में आपको बता देता हूँ। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लैक, यानी कुछ लोगों के पास कर्ली ब्राउन बाल होते हैं और बाद में क्या हो जाते हैं, टिल पेंटेड ब्लैक, ठीक है, बाद में ब्लैक हो जाते हैं, ठीक है। तो अब ये सम पीपल हैव, अब सम जो है, सम में जो एस है ना वो किसको शो कर रहा है, साइन को। तो पहले किसकी बात हो गई, हमने पढ़ा था ना साइन किसके बराबर है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के, ठीक है। तो साइन किसके बराबर हो गया, सम पीपल हैव, साइन, सम जो है साइन, परपेंडिकुलर पीपल का जो पी हो गया वो परपेंडिकुलर, हैव का जो एच हो गया वो हाइपोटेनियस। तो सम पीपल हैव, हमें क्या पता चल गया, साइन किसके बराबर हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, क्योंकि पहले साइन आया फिर पीपल फिर उसके बाद हैव, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसके बाद करली ब्राउन हेयर, अब करली में क्या आ गया, कॉस आ गया, ठीक है। कॉस किसके बराबर होता है हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेनियस के। तो सम पीपल हैव करली ब्राउन, अब ब्राउन से क्या शो हो गया, बेस शो हो गया, फिर उसके बाद हाइपोटेनियस शो होगा। ये मेरे ख्याल से बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये चीज़ पता भी होगी, ये फॉर्मूला। फिर उसके बाद जो है हमारे पास क्या हो जाता है, टेन। टेन किसके बराबर होता है, टिल पेंटेड ब्लैक, यानी कि टिल से टेन, पेंटेड से परपेंडिकुलर, ब्लैक से क्या होता है हमारे पास बेस, ठीक है। तो सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लैक, ये मैंने आपको आसान सी ट्रिक बता दी है। इसको जो है मैं ये ट्रिक डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा, ठीक है, ये लाइन ऐड कर दूंगा, ये याद कर लीजिएगा। उसके बाद व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मैं इसको, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ साइन, कॉस एंड टैन फॉर कॉमन एंगल्स लाइक 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अच्छा, ये साइन, कॉस और टैन की ना कुछ वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। अब ये वैल्यूज़ जो है ना इनका 30 डिग्री पे क्या वैल्यू होती है साइन की, 45 डिग्री पे क्या, 60 डिग्री पे क्या, 90 डिग्री पे क्या, 0 डिग्री पे क्या, ये बताना है। इसी तरह कॉस की 0, 30, 45, 60, 90 पे क्या होती है वैल्यू। इसी तरह लास्टली 10 पे 0,
की, 30 डिग्री की, 45 डिग्री की, 60 डिग्री की और 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है ये बताना है। अब इसका एक टेबल है, वो मैं आपके पास यहाँ पर जल्दी से ऐड कर देता हूँ, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसमें से वैल्यूज़ याद करके चले जाइएगा, आपका काम हो जाएगा इंशाल्लाह। देखें स्टूडेंट्स, ये मैंने टेबल यहाँ पर ऐड कर दिया, इसकी आप वैल्यूज़ याद कर लीजिएगा। अच्छा, आप लोगों को जो ये कोसेक सेक कॉट है ना, इसकी नहीं याद कीजिएगा, बस साइन कॉस और टेन की याद कीजिएगा, ठीक है। तो ये 3 नीचे एक्स्ट्रा दी में, इनकी याद करने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, इसके बाद हम कुछ जो है केमिस्ट्री के क्वेश्चंस देख लेते हैं। डिफाइन मैटर। पहला डिफाइन मैटर। मैटर क्या होता है? मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। यानी कि मैटर वो चीज़ होती है जिसका वजन होता है, मास होता है, एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, और वो जगह भी घेरती है। तो मैटर क्या चीज़ होती है? जिसका वजन भी होता है और वो जगह भी घेरती है, वो मैटर कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज़ एन आयन। एन आयन इज़ अ चार्ज्ड एटम और मॉलिक्यूल। अच्छा, एन आयन इज़ अ चार्ज एटम और मॉलिक्यूल। इससे मेरे ख्याल से जिनको नहीं पता है इनके बारे में, वो नहीं जानते होंगे कि क्या होता है, ऐसे समझ भी नहीं आएगी उनको, मैं समझा देता हूँ। एक एटम होता है, ठीक है। एटम क्या होता है? एटम हमें जॉन डेल्टन ने आई थिंक बताया था कि दुनिया में हर चीज़ एक एटम से मिलके बनी है। एटम क्या होता है? एटम हर छोटा ज़र्रा जो होता है ना, बिल्कुल छोटा, कि कोई आपके पास ग्लास है, वो एक ज़र्रे से मिलके बना है, छोटे से। बहुत सारे ज़र्रे हुए, फिर वो बहुत सारे एटम्स हुए, तो वो उस छोटे ज़र्रे को क्या बना है, बोला इन्होंने कि वो एटम होता है, ठीक है। तो एटम जब टूटता है ना, अब जाहिर सी बात है एटम बहुत छोटा होता है, वो ऐसे नॉर्मली हम देख नहीं सकते, क्योंकि इतना छोटा हम कैसे ही देख लेंगे। उस ज़र्रे को भी ज़र्रे को भी ज़र्रे को भी इतने सारे ज़र्रे बना देंगे, तो उसका जो एक हिस्सा होगा वो एटम होगा। तो ये अनलिमिटेड टाइम जिसको हम ज़र्रा बनाते रहेंगे छोटा, ठीक है, तो एटम होगा। अब वो जो एटम है ना, उसको अगर हम तोड़ेंगे तो वो जब टूटेगा ना, तो उसके अंदर से 2 चीज़ें निकलेंगी। ज़ाहिर सी बात है, एक चीज़ को आप तोड़ते हैं तो उसके 2 हिस्से बन जाते हैं ना, तो एटम को भी जब एटम के ज़र्रे को आप तोड़ेंगे तो 2 चीज़ें बनेंगी। एक का हम नाम दे देंगे प्लस साइन और एक का हम नाम देंगे नेगेटिव आइन। तो प्लस और माइनस जो है वो क्या हो जाएंगे, हमारे पास चार्ज हो जाएंगे इन दोनों के। तो जब भी किसी एटम को तोड़ते हैं तो हमारे पास क्या बनते हैं? आयन बनते हैं। सिंपल सी बात है, किसी एटम को तोड़ेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? आयन बनेंगे। इसी तरह किसी मॉलिक्यूल को तोड़ेंगे हम, तो वो जब टूटेगा तो 2 हिस्से बनेंगे जो कि कहलाएंगे आयन, ठीक है। एटम और मॉलिक्यूल टूटने के बाद आयन बन जाते हैं, सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है। आयन इज अ चार्ज एटम और मॉलिक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट। डिफाइन व्हाट इज़ द राइट डिफरेंस होमोजीनियस। अच्छा, एक सवाल मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया है, तो खैर है। राइट डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में हमें एक डिफरेंस बताना है, फ़र्क बताना है छोटा सा, तो ज़्यादा लंबा तो बताना नहीं होगा। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, पहले तो समझना पड़ेगा मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर मैं आपको आसान तरीके से बताऊंगा, ज़्यादा लंबे लंबे लेक्चर होते हैं मगर मैं नहीं लंबे बताऊंगा। कोई भी चीज़ है, अगर आपके पास ऑयल है, सॉरी पानी है, उसके अंदर आपने शुगर मिला दी और उसको मिक्स कर दिया तो वो एक मिक्सचर बन गया। इस तरीके से कुछ भी मिक्सचर हो सकता है। पानी में आप दूध मिला दें, मिक्सचर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे मिक्सचर होते हैं। अब हमें बताना है होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। तो वो कैसे बताते हैं, हम यहाँ पर देख लेते हैं। Homogeneous mixture has a uniform composition throughout while a heterogeneous mixture has visibly distinct parts। अच्छा, जो homogeneous mixture होता है ना, वो मिक्स होने के बाद पता नहीं चलता कि ये कोई इसके अंदर कोई चीज़ मिक्स हुई है। लेकिन जो heterogeneous mixture होता है ना, उसके अंदर हमें पता चल जाता है कि यार कोई चीज़ मिक्स हुई हुई है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग जो है पानी के अंदर चीनी मिला के मिक्स कर देंगे तो आपको नहीं पता चलेगा ना। वहीं अगर आप लोग, तो वो क्या कहलाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा। वहीं अगर आप लोग पानी के अंदर मिट्टी मिलाएं तो वो मिक्स करते रहेंगे उसको, तो उसके जो ज़र्रात है ना, वो भले मिक्स हो भी जाए ना, उसके ज़र्रात आप लोगों को क्या नज़र आते रहेंगे, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। इसी तरह पानी में चीनी मिला दी, मिक्स कर दिया, गायब हो गया, बिल्कुल होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मिक्सचर बन जाता है, ठीक है। लेकिन अगर पानी में आप जो है सत्तू, आप लोगों ने सुना होगा, सत्तू डालेंगे तो उसके ज़र्रात जो है ना इधर उधर घूम रहे होते हैं, तो वो मिक्स नहीं हो पाते सही से, तो वो क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। उम्मीद करता हूँ अच्छा समझ आया होगा। उसके बाद व्हाट इज़ रिवर्सिबल रिएक्शन। अ रिवर्सिबल रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन वेयर द प्रोडक्ट्स कैन रिएक्ट टू फ्री फॉर्म द ओरिजिनल कंपोजिशन, ओरिजिनल रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, अब रिएक्शन होता है, क्या होता है, रिएक्शन में 2 चीज़ें होती है, एक रिएक्टेंट होता है, एक प्रोडक्ट होता है। रिएक्टेंट क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने चीनी ली और पानी लिया, ठीक है। मैं पूरा आसान एग्जांपल दे के बताऊँगा, ज़्यादा लंबी नहीं करता मैं। तो चीनी ली और पानी लिया, यानी कि H2O लिया, और चीनी का फार्मूला मुझे याद नहीं है, ठीक है, उसे छोड़ दें। चीनी और पानी को मिलाया तो क्या बन गया आपका, एक चीनी पानी का मिक्सचर बन गया, ठीक है। तो ये भी रिएक्शन ही हुआ एक तरह से, हमने चीनी और पानी का मिला के रिएक्शन कर दिया। अब रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है कि जब
हमने चीनी और पानी को मिलाया तो हमारे पास एक चीज़ बन गई ना, प्रोडक्ट बन गया। लेकिन जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है ना, उसमें हम अब चीनी और पानी को मिलाएंगे तो जो रिएक्शन के बाद जो चीज़ बनेगी ना वो बन गई, उसके बाद वो वापस से वही चीनी और पानी अलग अलग होके आ गए। ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, यानी कि उल्टा हो जाता है। आपने दूध के फॉर एग्ज़ाम्पल अब आपने मिल्क लिया, मिल्क को पानी में मिलाया, ठीक है। मिल्क और पानी को मिलाने के बाद एक अलग सा कोई मिक्सचर बन जाएगा मिक्स होने के बाद। लेकिन जब रिवर्सिबल रिएक्शन होता है ना, तो वो जब दूध और मिल्क और पानी को मिलाने के बाद जो चीज़ बनी है ना, वो बन तो गई, लेकिन वो वापस से क्या हो जाएगी, दूध और पानी अलग अलग होके भी आ जाएंगे। जैसे वो पहले थी, पहले मिक्स हुई और फिर वापस से अलग भी हो गई, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, ठीक है। ये क्या कहलाता है, रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये भी चारों सवाल अच्छे से समझ आएंगे केमिस्ट्री के। अब हम लास्टली जनरल नॉलेज के कुछ सवाल देख लेते हैं। अच्छा स्टूडेंट, पहला सवाल है जनरल नॉलेज में एब्रीविएशंस का। एब्रीविएशंस ऑफ यूएन, यूएनजीए, यूएनएससी, यूएनडीपी, यूएनएचसीआर, यूएनआईसीएफ, सीईएफ, यूनेस्को, यूएनएफपीए, डब्ल्यूएचओ एंड लास्टली एफएओ। तो जल्दी से सारी देखते हैं। पहले यूएन, यूएन बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस को। 2 पर है यूएनजीए, यूएनजीए बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। यूएनएससी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएनएचसीआर यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएनआईसीईएफ यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। अच्छा, अब जो है ये यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड भी कहलाता है। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूएनएफपीए यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। लास्टली डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद एफएओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है, यानी कि क्या बोलते हैं, वज़ीर आज़म है, वो कौन है, शहबाज शरीफ है। नंबर 3 देख लेते हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान। बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर कौन है, सरफराज बुगटी। 4th, हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ केपीके खैबर पख्तूनख्वा। खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर कौन है, सीएम अली अमीन गंडापुर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। पंजाब के सीएम कौन है, मरीम नवाज शरीफ हैं पंजाब की सीएम। उसके बाद 6th है, हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध। सिंध के सीएम कौन है, चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह। एंड लास्टली, हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। आज़ाद जम्मू और कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर कौन है, चौधरी अनवारुल हक। अच्छा स्टूडेंट्स, ये सारे क्वेश्चंस हो गए। इसके अलावा जो है ना और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी और टाइम की कमी की वजह से मैं बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं डाल सकता, बेतहाशा क्वेश्चंस। लेकिन अगर आपने प्रिपरेशन करनी है जो बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है व्हाट्सएप पे, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। अगर मैसेज में जवाब नहीं देता तो लाजमी से मुझे थोड़ी देर बाद, मैसेज के आधे घंटे 1 घंटे बाद जो है लाजमी से मुझे कॉल करें और आप मुझे बोले सर आप हमें क्वेश्चंस भेज दें। बाकी मैं आपको लाजमी से सारे क्वेश्चंस भेज दूंगा, सवाल भेज दूंगा, मैं जवाब में नहीं भेज सकूंगा, ठीक है। तो जवाब आप लोग खुद ही इंटरनेट से ढूंढ सकते हैं, इतने तो माशाल्लाह से आप अक्लमंद है ना, तो आराम से ढूंढ लेंगे आप लोग जवाब। तो आप लाजमी ये काम करें। और दूसरी बात ये, जो मैंने जितने भी आज की इस वीडियो में सवाल जवाब कराए हैं ना, इन सब की अगर आपको PDF चाहिए तो वो भी मैं आपको दे दूंगा व्हाट्सएप पे, और ये बिल्कुल फ्री, हम कोई पैसे नहीं लेते, ठीक है। तो आप लोग बिना टेंशन के मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़, तो आप लोग ज़रूर से शेयर करें और आप लाइक का बटन प्रेस करें, कमेंट करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें इफ़ यू आर न्यू। एंड इसी ज़्यादा अच्छे कंटेंट के लिए हमें इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।